चलो, तो बेसिकली देखो एनएलएम चल रहा है और कल जो है लास्ट पार्ट ऑफ द एनएलएम शुरू किया था डिस्कस करना, दैट इज अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पढ़ते टाइम हमें वहां पे बस एक एडिशन में कंसेप्ट लेनी पड़ती कि जो एनएलएम में सारे सरफेसेस स्मूथ थे, अभी क्या बनेंगे, रब बनेंगे। रब बन गए मतलब वहां पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आएगा मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा कांटेक्ट फोर्स का सेकंड कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू होता है गिवन सरफेस, और जिसको हम बोलते हैं एज ए फोर्स। तो क्या क्या डिस्कस किया था रिलेटेड टू फ्रिक्शन कल, कि फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स ए सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो खुद को एडजस्ट करता है। मतलब हम अप्लाई करने वाला फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू होती है अप्लाइड फोर्स के। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स इक्वल टू बनता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एंड उसके बियॉन्ड अगर हम बॉडी को और बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का क्या होता है, वेरी गुड, मोशन परफॉर्म करती है बॉडी। एंड इस मोशन में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बातें सब डिस्कस करके हो गई थी, अभी फ्रिक्शन में कुछ नहीं बचा है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े से हम करेंगे, थोड़े से आप करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है और आगे के सरफेसेस स्मूथ नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे आपको बोला है कि म्यू है, कितना है 0.2, लेकिन ये है म्यू एस। और यहाँ पे आपको बोला है कि जो म्यू के है वो दिया है आपको 0.15। ब्लॉक का जो मास है वो है 20 kg। तो इस ब्लॉक को मोशन में सेट करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जब हमने अप्लाई किया था वो फोर्स 20 न्यूटन है, वो फोर्स 40 न्यूटन है एंड ये फोर्स 60 न्यूटन है। तो तीनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। कितना, 20 बस। क्वेश्चन का कड़ा लगा, रफ सरफेस उसके ऊपर ब्लॉक है, मास दिया है, फोर्सेस दिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए। तीन केस में हम तीन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20, 40 एंड 60। तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद हमारी हर बार फर्स्ट स्टेप होगी, हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कैलकुलेट करने के लिए हमें म्यू लेना पड़ता है, म्यू एस इंटू बनेगा एन। जब तक सरफेस हॉरिजॉन्टल है तब तक n इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg होगा। गिवन एग्जांपल में n बनेगा 200 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 0.2 इंटू 200, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। यानी सरफेस कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ऑन द गिवन ब्लॉक। लेकिन ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसके वजह से क्या होगा कि जब अप्लाई किया हुआ फोर्स 40 से कम होगा तब तक अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब जब अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना रहेगा, 20 न्यूटन ही रहेगा। कारण बघा, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है एंड पूरा का पूरा फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन अगर एक्ट हो गया तो क्या होगा, हम बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट और बॉडी डिस्प्लेस होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है का। इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन एक्ट हो गए, दोनों को कैंसिल करेगा। जब हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स 40 न्यूटन था तब का फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा, 40 न्यूटन, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 40 न्यूटन है। ये 40 न्यूटन को एक्सीड नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जब हम 60 न्यूटन अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स था स्टैटिक वाला वो 40 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जर्क और किंग बैठ के, झटका बैठ के बॉडी मोशन में सेट हो जाएगी। एंड जब बॉडी मोशन में सेट होती है तब ये म्यू एस का काम खत्म होता है, एक्शन में आता है म्यू के। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बनेगा म्यू के इंटू एन, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 न्यूटन। क्लियर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ये एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड सेकंड में कितना होगा, 0 होगा। थर्ड केस में कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड केस में कैसे 0, 1.5, व्हेरी गुड। अरे सपना, एवढ्या वर्षानंतर
किती दिवसानंतर आले क्लासला? काल कुठं होते? आतापासून बोलायला लागले? कांचन निकिताला कुठं सोडला आज? पवन काय एक्सेलरेशन? देखो थर्ड केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी हमें मालूम है कि थर्ड केस में बॉडी मोशन में सेट हो चुकी है, तो जब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है 60 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मोशन को अपोज करेगा, वो कितना है? 30 न्यूटन। यानी कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये कैसे डिसाइड किया हमने? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स, मतलब जो फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए हम 60 को लेंगे पॉजिटिव, ये -30 इज इक्वल्स टू कोण होगा? m इंटू ए। हे कुठून आलं? आपण पहिल्या दिवसापासून हेच करतोय, समेशन ऑफ f अलॉन्ग x इक्वल टू 0। फोर्सेस लेते टाइम हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है फोर्सेस लेते टाइम? जो प्लस एक्स के अलॉन्ग है वो, जो प्लस एक्स के अलॉन्ग है वो, जो माइनस एक्स के अलॉन्ग है वो, इसलिए 60 माइनस 30 बनेगा 30 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए। ए कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। तुम्ही सांगितलं ते करेक्ट आहे। निकिताचं नाव घेतं, निकिता तिकडं माइकच ऑन करून बसलो। चलो, हो गया? कळलं का? घ्यालिवन नाही कळालं? काय नाही कळालं? एक्सेलरेशन का या पहिल्या केसेस पण नाही कळाल्या? पहिल्यापासून नाही कळालं? परत एकदा बघा, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था की फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ ऍडजस्टिंग आहे। सेल्फ ऍडजस्टिंगचा अर्थ काय होतो सरळ शब्दामध्ये आपल्या मराठीमध्ये? की आपण अप्लाय केलेला फोर्स जर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पेक्षा कमी असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अप्लाइड फोर्स होता है। लेकिन जब हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड करता है, तो उस केस में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो मैक्सिमम थी वही कांस्टेंट रहती। जैसे यहाँ पे 40 न्यूटन थी, इसलिए अप्लाइड फोर्स जब 20 था, फ्रिक्शनल फोर्स 20, अप्लाइड फोर्स 40 बना दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 40। लेकिन इस 40 के बियॉन्ड अगर अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? बॉडी मोशन में सेट हो जाएगी, और मोशन में सेट हो गई मतलब वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू के इंटू एन, जो कांस्टेंट होता है 30 न्यूटन। तो ये फोर्सेस की केस होने के बाद हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। अगर फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, इसलिए हमने कोई एफबीडी ड्रॉ नहीं की, उसको कुछ लिखा भी नहीं। लेकिन थर्ड केस में जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है? अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है। अगर सरफेस स्मूथ होता तो हम क्या करते? डायरेक्ट 60 इक्वल्स टू एम ए करते, ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे सरफेस रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने अपोजिट कंसीडर की, फिर हमें एक्सेलरेशन मिल गया, दैट विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? चलो अभी सिमिलर क्वेश्चन, वन मोर। आपको बोला है कि फिर से सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक प्लेस किया है, ब्लॉक का मास है 50 केजी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है 0.45, और आपको फाइंड करने हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है, अगर अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन है, अगर अप्लाइड फोर्स 300 न्यूटन है, एंड अप्लाइड फोर्स 600 न्यूटन है। चारों केसेस में आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? वेरी गुड, बरोबर। फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफएस इक्वल्स टू होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस दिया है 0.6, लेकिन यहाँ पे बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है तो एन इक्वल्स टू होता है mg, तो mg बनेगा 500 न्यूटन, तो ये 0.6 इंटू 500 कितना आता है? 300। यानी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 300 है। इसका मतलब जब तक अप्लाइड फोर्स 300 न्यूटन को एक्सीड नहीं करेगा, तब जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मतलब हमने अप्लाई किया 20 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन। हमने अप्लाई किया 40 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 40 न्यूटन।
हमने अप्लाय किया 300 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा 300 न्यूटन. आता ऍक्च्युअल मध्ये या फ्रिक्शनल फोर्सला अजून वाढायचं होतं अप्लाइड फोर्स सोबत, बट लिमिटेशन काय है, इसके बियॉन्ड वो बढ़ ही नहीं सकता. इसके लिए हमने कल बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके बियॉन्ड वैल्यू होती ही नहीं है. इसका मतलब 300 के बाद अगर फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी मोशन में सेट हो जाएगी, और मोशन में सेट हो गई मतलब ये म्यू के एक्शन में आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा म्यू के इंटू एन. अभी या तो सेम रहेगा तो 0.45 इंटू 500 करना है, तो 45 इंटू 5 ये आ गया 225 न्यूटन. तो ये हो गए फ्रिक्शनल फोर्सेस इन 3 केसेस. कळतंय का? अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. आणि फर्स्ट 3 मध्ये क्या होगा, थर्ड केस में बॉडी को इधर हम खींच रहे बाय 600 न्यूटन, अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 300 न्यूटन, बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो हम कंसिडर करेंगे 600 माइनस 300 इज इक्वल्स टू एम ए. परत हे इक्वेशन कसं आलं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स इक्वल टू 0 है, तो जो प्लस एक्स के अलॉन्ग थे वो पॉजिटिव, जो माइनस एक्स के अलॉन्ग है वो नेगेटिव. तो ये बनेगा 600 माइनस 300 इक्वल्स टू एम ए, मतलब 300 इक्वल्स टू 50 इंटू ए, तो 50 300 कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. 7 नहीं, ओ नो 225, बरोबर 225, वेरी गुड. तो कितना आएगा ये 375, मग बरोबर आहे. कितना आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर. असं का, कारण जब बॉडी मोशन में आती है तो मैक्सिमम नहीं लेना है, कौन सा लेना है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लेना है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट कळालं का आता? हो गया. अभी नेक्स्ट फिर से वही सरफेस देंगे, एक ब्लॉक होगा जिसका मास है 100 kg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.75, और आपको बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस फाइंड करो. अगर हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स 200 न्यूटन है, अप्लाई किया हुआ फोर्स 600 न्यूटन है, अप्लाई किया हुआ फोर्स 800 न्यूटन है, अप्लाई किया हुआ फोर्स 1000 न्यूटन है. फाइंड फ्रिक्शनल फोर्सेस इन ईच केस. 200, 600, 800 हे कसं कळालं, पहली स्टेप में इसको कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा. एफ एस कितना होगा म्यू एस इंटू एन, तो 0.8 इंटू 1000 किती येतं 800, यानी कि जब तक 800 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई नहीं होगा बॉडी मोशन परफॉर्म नहीं करेगी, मतलब अप्लाइड फोर्स बनेगा इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन. अप्लाइड फोर्स 600 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 600 न्यूटन. अप्लाइड फोर्स 800 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 800 न्यूटन. बस इसके बियॉन्ड क्या होने वाला है, वेरी गुड, बॉडी मोशन में सेट होगी. इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन बनेगा, म्यू के इंटू एन बनेगा. म्यू के कितना है 0.75 इंटू 1000 म्हणजे 750 न्यूटन. ये हो गए फ्रिक्शनल फोर्सेस इन ईच केस. अभी फिर से जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, देखो आगे खींचने वाला फोर्स है 1000, पीछे खींचने वाला है 750, सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये बनेगा 1000 माइनस 750 इक्वल्स टू एम ए. एम कितना था 100 इंटू ए, तो 1000 माइनस 750 250 अपॉन 100, तो एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट, अभी आपको बोला है कि एक ब्लॉक है सरफेस के ऊपर प्लेस किया है जिसका मास है 20 kg, और इनिशियली ये मूव कर रहा है विथ 20 मीटर पर सेकंड से, और जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है उसके लिए आपको बोला है कि म्यू के जो है वो है 0.4, और
और आपको बोला है कैलकुलेट द टाइम एंड डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। कितने टाइम के बाद एंड कितने डिस्टेंस के बाद ब्लॉक जो है वो रेस्ट में आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कुठे दिली काय? तर बॉडी ऑलरेडी मोशन मध्ये, त्यामुळे म्यूएसचं कामच नाही। आफ्टर टाइम एंड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस एंड कितने टाइम के बाद बॉडी विल कम टू रेस्ट। संस्कृति 50 यानी 5। देखो पहली स्टेप क्या होगी, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बॉडी पहले से मोशन में, लेकिन उसको मोशन में मेंटेन रखने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा या नहीं होगा? एक्ट होगा, बिकॉज बॉडी मोशन में। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? अपोज करना। किसको अपोज करना? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। यानी कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो बॉडी मोशन में उसके ऊपर एक्ट होने वाला एक ही फोर्स है, दैट इज फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो कितना होगा? म्यू के इंटू एन होगा। म्यू के दिया है 0.4, एन मतलब होता है mg, मतलब ये बनेगा 200, तो ये बन गया 80 न्यूटन। यानी कि जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही थी उसको मोशन में मेंटेन रखने के लिए कोई फोर्स है नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज करेगा, मतलब रिटार्ड करेगा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन जो होगा यानी एक्सेलरेशन जो होगा, हमें कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन का लॉ यूज करना पड़ेगा, F = ma। उसके अकॉर्डिंग a यानी एक्सेलरेशन कितना बनेगा? F/m। तो F कितना है? 80, m कितना है? 20। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन है मतलब कौन है? रिटार्डेशन है। अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हमें अगर टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? v = u + 80 अप्लाई करेंगे। बॉडी रेस्ट में आने वाली है, क्वेश्चन में बोला है, मतलब v 0 होगा। u आपको दी है कितनी है? 20। a अगर रिटार्डेशन था हम उसको माइनस लेते हैं तो ये बनेगा -4 × t। तो ये बनेगा 20/4 = t, मतलब टाइम आ गया 5 सेकंड, मतलब बॉडी विल कम टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकंड। सेम वे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v² = u² माइनस, फिर से वही कंडीशन है, बॉडी रेस्ट में आ रही मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 था उसका स्क्वायर 400 माइनस ऑफ 2 × a मतलब 8 × s, तो s बनेगा 400/8, यानी बॉडी 50 मीटर इतने डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आएगी। नेक्स्ट फेकून दिलं बॉडीला। जैसे गाड़ी है रोड पर 40 km/h पे चला रहे थे, उसके बाद में हमने एक्सेलरेट करना बंद कर दिया या फिर इंजिन ऑफ कर दिया, अपन ब्रेक्स अप्लाय करत नाही, गाडी थांबणार का? ओय नाही, क्या चालतच राहणार का संध्याकाळपर्यंत? हो, तर मी कुठं म्हटलं इन्स्टंट थांबणार का? थांबणार की नाही? त्याला रिस्पॉन्सिबल कोण असेल? फ्रिक्शनल फोर्स। आपण ब्रेक्स अप्लाय केलेच नाही, बरोबर आहे का? मग गाडीने थांबायला पाहिजे होतं का? मग आपण तेच केलं असतं, डायरेक्ट है ना, औरंगाबाद टू पुणे जायचंय, पहिले 25 किलोमीटर स्पीड अटेंड केली असते, 120 किलोमीटर, इंजिन बंद है ना, 1 लीटर पेट्रोल में डायरेक्ट पुणे, असं होतं का? दानिश, उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट, म्हणजे मागे जे आपण लास्ट 2 वीक मध्ये एक्झाम्पल सोडवले सगळे तेच आहे, फक्त एक एडिशनल कंसेप्ट प्रत्येक वेळी ऐड होते, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अभी देखो 2 ब्लॉक्स है, अभी एक ब्लॉक का हो गया, अभी 2 ब्लॉक्स आएंगे। पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग है। आपल्याकडे ऑप्शनच नसतं, एक तर ब्लॉकला ब्लॉक कॉन्टैक्ट मध्ये ठेवू शकतो किंवा स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर स्प्रिंग लेके आ सकते हैं। अभी आपको बोला है कि इसको खींचने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1000 न्यूटन, इसका मास आपको दिया है 30 kg और इसका मास है 20 kg, और जिस सरफेस के ऊपर हमने इनको प्लेस किया है उनका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है आपको 0.6 एंड काइनेटिक का दिया है 0.5। तो आपको कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग।
एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F और आपको कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्प्रिंग। अगर अप्लाइड फोर्स आपको बोला है कितना है, 100 न्यूटन है। सेकंड केस में अप्लाइड फोर्स अगर 200 न्यूटन है। थर्ड केस में अप्लाइड फोर्स अगर 500 न्यूटन है। फोर्थ केस में अप्लाइड फोर्स अगर 1000 न्यूटन है। तो आपको हर एक केस में आता काय कैलकुलेट करायचं, टेंशन इन द स्प्रिंग। देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है, प्रोसेस पूरी सिमिलर रहेगी। पहले हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। अभी ये दोनों ब्लॉक की सिस्टम जिस सरफेस पे मूव हो रही है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, मतलब पूरे दो ब्लॉक की सिस्टम को हम सिंगल सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनेगा, म्यू एस इंटू दोनों के मासेस m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 आएगा 30 प्लस 20 50 इंटू जी आएगा, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है ना। तो ये बनेगा 0.6 इंटू 50 इंटू 10, कितना आता है ये 300 न्यूटन। ये क्या बना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जब तक हम 300 न्यूटन को एक्सीड नहीं करेंगे ब्लॉक्स मोशन में सेट नहीं होंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्प्रिंग। जब हमने फोर्स अप्लाई किया था 100 न्यूटन है, होगा क्या टेंशन। अब इसको चेक करने के लिए हमें सेपरेट इन दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस देखने पड़ेंगे। अभी पहले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग कितना आएगा, फॉर फर्स्ट ब्लॉक ये बनेगा म्यू एस इंटू m1g। तो 0.6 इंटू m1 कितना है, मतलब ये 300, कितना आएगा ये 180 न्यूटन। यानी कि देखो फोर्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ब्लॉक मूव ही नहीं होगा। आता पहिलाच ब्लॉक मूव होत नाही तो दुसऱ्या ब्लॉकला ओढण्यासाठी टेन्शन अप्लाय करेल का, कळतं ना हे नक्की कन्फर्म। म्हणजे या इथे एक आपण हे स्टँड ठेवलंय, याला एक स्ट्रिंग कनेक्ट केली आपण, हातामध्ये पकडून ठेवली आहे मी, स्लॅक एकदम, आणि मला इकडनं पवन ओढतोय, बट पवनकडून मी चालत नाहीये। ही स्ट्रिंग टाइट होईल का, कळालं ना। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा T1 दैट विल बिकम इक्वल टू 0। कळलं पवन, कळलं का सगळ्यांना। अभी सेम केस हम सेकंड ब्लॉक के लिए फाइंड करेंगे। अब सेकंड ब्लॉक में देखो क्या होगा, सिस्टम तो मोशन में सेट नहीं होगी क्योंकि 300 न्यूटन फोर्स चाहिए, लेकिन फर्स्ट ब्लॉक मोशन में सेट हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा, देखो इधर एक्ट हो रहा है 200, उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा फर्स्ट ब्लॉक के लिए 180 न्यूटन। उसी के डायरेक्शन में कौन है, टेंशन है, लेकिन फिर भी सिस्टम मोशन में सेट नहीं होगी का बरं, मागचा ब्लॉक अजून मागच आहे, तो मोशन मध्ये सेट नहीं झाला। इसका मतलब मला तर पवन ओढून म्हणजे ओढायला लागेल, बट तो स्टँड पवन की ओढल्या जाणार नाही। उसके बाद स्ट्रिंग क्या होगी, टाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, मी थोड़ा डिस्प्लेस व्हायला लागलो म्हणजे मतलब टेंशन डेवलप होगा, और वो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये फर्स्ट ब्लॉक की सिचुएशन बनेगी। इधर कौन है 200 न्यूटन, इधर कौन है T, इधर कौन है 180 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर हम 200 को पॉजिटिव लेंगे तो ये बनेगा 200 माइनस 800 माइनस T इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में अभी मोशन में सेट नहीं हुई है। अगर ये स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो अभी T कितना आएगा, करो कैलकुलेट। कोणी लिहिते 800, पवन काही पण सांगतो का, कितना आएगा, नाही ना, हे मागचा ब्लॉक त्याला ओढून धरेल ना अजून, दोन्ही ॲज अ सिस्टीम आहे ना ते। आपण जर स्ट्रिंग कट केली तर तो मोशन मध्ये जाईल। थोडं कन्फ्युजन असेल, अजून पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये अजून क्लिअर होईल। बरोबर आहे, फर्स्ट ब्लॉक अबाउट टू मूव आहे, बट त्याला अजून मागे ओढणारा फोर्स आहे ना, म्हणजे हा टेंशन 20 न्यूटन येतोय बरोबर, मग हा 20 न्यूटन पण फ्रिक्शनल फोर्स सोबत त्याला ओढतोय, त्यामुळे त्याची मोशन परफॉर्म नाही होणार। कळलं, हे आलं का, किती आलं टेंशन, -20। कोण येते -20, हो -T तिकडे जाऊन प्लस होईल ना, अरे हो -T तिकडे जाऊन प्लस होईल, प्लस T। पुढच्या वेळी बेटा केअर घे। तुम छोटी बहीण भाऊ आहेत का अजून, आहेत ना, त्यांची स्कूल कोणती आहे, गुड वेरी गुड, स्कूल चेंज केली ते मस्त केलं। ठीक है, ये -T उधर जाएगा प्लस T, 200 माइनस 180 20, तो T बना 20 न्यूटन। क्लियर, काय बेटा,
नाही, मूव्ह नाही होणार, कारण फ्रिक्शनल फोर्स आणि हे कमी जास्त आहेत, बरोबर. हे कळतंय का? थांब एक एक डाऊट. हा आकांक्षा, हे बघ, हा ब्लॉक आहे की नाही, इकडं 200 इकडं 180 आहे. तुला जे वाटतंय ते साहजिक आहे वाटणं, बरोबर का? ब्लॉक मोशन मध्ये सेट व्हायला पाहिजे, पण त्याला ओढून धरणारा टेन्शन पण आहे नाही इथं. मग ह्या टेन्शन ज्या फोर्सने ओढून धरते त्याला एक्सीड करणारा फोर्स इकडं नाही आहे. हे टेन्शन आलं कुठून? हे मागचा ब्लॉक आहे ना, त्या मागच्या ब्लॉकच्या फ्रिक्शनल फोर्सला पण ओव्हरकम करावं लागेल, बट ते रिप्रेझेंट कोण करते या केसमध्ये? स्ट्रिंग करते. म्हणून या दोन्ही फोर्सला ओव्हरकम करणारा फोर्स नाही, म्हणून तो रेस्टलाच असेल. आणि त्याला जर मोशन मध्ये आणायचं असेल तर स्ट्रिंग कट करून टाका. असं थोडी असतं 10 न्यूटन आलं तर. हे डिपेंड करतं ना, 10 न्यूटन येईल, 20 न्यूटन येईल. 10 न्यूटन कसं येईल असं मनाने? आपल्या इकडे मास बी चेंज करावं लागतील ना. क्लिअर आहे बाकीच्यांना? कारण आहे ना, सेकंड केसमध्ये जी स्ट्रिंग आहे ती स्लॅक नाही आहे, ती टाईट होते, बरोबर आहे का? का टाईट होते? कारण फर्स्ट ब्लॉक मोशन मध्ये सेट होऊ शकतो, ही कंडिशन क्रिएट झाली का? कारण अप्लाइड फोर्सने फ्रिक्शनल फोर्सला ओव्हरकम केलं, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे तुम्हाला ओढत होता, तू आता एवढा फोर्स वाढवलाय बदाम बिदाम खाऊन की तुम्हाला ओढायला लागलाय, पण मला कनेक्टेड ते स्टँड आहे, बरोबर आहे की नाही? त्या स्टँडला तो अजून ओढू शकत नाहीये. मग मी ज्या त्या स्टँड सोबत स्ट्रिंगनी कनेक्टेड आहे ती तर टाईट होईल, म्हणजे त्यामध्ये टेन्शन डेव्हलप होईल. ते टेन्शन आपण इथे काढले. ते काढण्यासाठी आपण हा सिंगल ब्लॉक कन्सिडर केला. क्लिअर आहे? आता पुढं 500 आल्यावर क्लियर है सगळ्यांना? चलो अभी नेक्स्ट केस क्या आ रही है? अप्लाइड फोर्स कितना है? 500 न्यूटन. अब अगर ये 500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो गया, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का जो था सिस्टम एज ए मतलब दोनों ब्लॉक एज ए वन सिस्टम, तब कितना था? 300 न्यूटन. मतलब कि अप्लाइड फोर्स अगर 500 न्यूटन है तो वो 300 को एक्सीड करेगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स अब क्या करेंगे? मोशन में सेट हो जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सेम के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो दोनों ब्लॉक एज ए सिंगल सिस्टम है, तो इस केस में इधर एक्ट होने वाला फोर्स 300 न्यूटन, पीछे एक्ट होने वाला, सॉरी ये कितना है? 500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, एंड पीछे कौन खींचेगा? 300 न्यूटन. आकांक्षा आता बघ, अब दोनों डिफरंट है. आता टेन्शन घेतलंच नाही आपण. का नाही घेतलं टेन्शन? क्योंकि दोनों ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम कंसिडर किया है, तो टेंशन एक्ट होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. इसका मतलब पूरी सिस्टम अब जाके मोशन में सेट हो जाएगी. मोशन में सेट होने के बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो निगेटिव, इक्वल्स टू ये में करना पड़ेगा. तो 500 माइनस 300, मास कितना है दोनों का मिला के? 50. तो ये बनेगा A, मतलब A आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? ओ म्यू केच घ्यायला पाहिजे. गुड, म्यू केला बघितलंच नाही. ठीक है, तो म्यू के कितना आएगा? F इक्वल्स टू ये म्यू के इंटू 500 आएगा, तो कितना आएगा ये? 250. 250, तो ये 250 लेंगे तो कितना आएगा फिर? 250 अपॉन 50 मतलब 5. बरोबर आहे. इथं आपल्याला काय घ्यायला पाहिजे होता? म्यू के घ्यायचा आहे, कारण बॉडी मोशन मध्ये सेट होत आहे. अभी इस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है. तो अगर पवन हा ब्लॉक घ्यायचा का आपल्याला? हा चला आता हा घेऊन टाकू. चालेल. या ब्लॉक साठी काय होत आहे? इसको आगे कौन खींच रहा है? टेंशन. कितना है मालूम नहीं. सिस्टम का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, पीछे कौन खींचेगा? कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? इसके लिए नहीं, एका ब्लॉक साठी सिंगल ब्लॉक की कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं ना. अब वो मोशन में, मतलब म्यू के लेना पड़ेगा. कितना आएगा फिर ये? 0.5 इंटू 200 मतलब 100 न्यूटन. तो ये इक्वेशन बनेगा T माइनस 100 इक्वल्स टू एम ए. अब ये T माइनस 100 इक्वल्स टू M कितना है? 20. A कितना है? 5. किती येतो? तो टेंशन बनेगा 200 न्यूटन. अभी सेम इस ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो करो कैलकुलेट.
यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए एफबीडी अप्लाई करके टेंशन फाइंड करो. काय हो तूच म्हटला ना सर याचं कधी घ्यायचं म्हणून तुझ्यासाठी घेतलं मी. कंबाईन सिस्टीम तर अगोदर सोडवली त्यावेळी हे तुझ्यासाठी होतं. न्यूटन या ब्लॉक साठी घ्या त्या ब्लॉक साठी घ्या क्योंकि स्ट्रिंग जब तक सिमिलर है टेंशन एक ही रहेगा तो कितना आ रहा है 200 न्यूटन. क्लियर आहे काय नाही क्लियर. हे इथपर्यंत क्लियर आहे का काय नाही क्लियर. पण सगळंच क्लियर नसेल तर एनिथिंग इंटू 0 इज 0. काय बॉडी मोशन मध्ये सेट झाली की नाही आता हे कसं कळालं. बरोबर आहे. मग आपण म्यू की घेतला. मग आठवलं की विचार परत. हां हे लिहून झाले सगळ्यांचं. ठीक आहे थोड़ा हळूहळू जाऊ अजून. यहाँ पे एक ब्लॉक है यहाँ पे एक पुली है एंड ये पुली कनेक्टेड टू टू अनदर ब्लॉक्स 50 kg 30 kg 20 kg एंड जिस सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक को रखा है अभी वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है 0.3 एंड म्यू के है 0.25. तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नंबर 2 T1 एंड T2. इसको T1 बोलते हैं एंड ये T2 बनेगा. सगळं एनएलएम मध्ये जे करतो तो तेच फक्त एक एडिशनल पार्ट का ही यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सिस्टम मूव किधर होने वाली है फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी. अगर इधर 50 kg है मतलब नीचे कौन एक्ट होगा 500 न्यूटन. यहाँ पे कौन एक्ट होगा हे तर कळतं ना की 500 वाला तिकडे उडलेला कधी जर सरफेस स्मूथ असेल तर. लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बिटवीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इनके होने वाले मोशन को अपोज करेगा. समझ में आ रहा है. और अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा इकडे एक्ट होईल एफ के. किती असेल हा म्यू के इंटू एन. जब तक सरफेस हॉरिजॉन्टल है एन का मतलब एम जी होता है. एम ए 20 इंटू 10 200 200 इंटू 0.3 कितना आता है 60. तो इधर 500 इधर 60 प्लस 300 बॉडी मोशन में सेट हो जाएगी. मतलब कौन लेना पड़ेगा म्यू के. हे फक्त चेक करण्यासाठी मोशन मध्ये सेट होईल की नहीं. ठीक है तो यहाँ पे लेंगे हम म्यू के इंटू एन. तो कितना आएगा 0.25 इंटू एम जी मतलब 200. कितना आता ये 5,000. 550. कितनी ले 50. 50 न्यूटन. क्लियर है. तो अभी नेट फोर्स निकालना है पहले उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन क्या होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास. अब नेट फोर्स मतलब देखो 500 को अपोज करने वाले दो फोर्स है तो 500 माइनस माइनस तो ये बनेगा 500 माइनस 300 माइनस 50. नेट मास कितना है 100 है ना. तो कितना आएगा ये 150 अपॉन 100 म्हणजे 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ये बना एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. नाउ कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग. Net mass 120 है. काय 120 net mass. बोल संस्कृती. आता जर आपण 0.3 घेतला 0.3 इंटू 200 किती येतं 60. मग हा 300 आणि 60 500 ला बॅलन्स करताय का म्हणजे बॉडी मोशन मध्ये सेट होणारच आहे. हे फक्त चेक करण्यासाठीची कंडिशन आहे.
मोशन मध्ये सेट होणारच आहे म्हणून आपण म्यू के घेतलाय. बोल पवन. काय काय? अरे म्यू एस फक्त कशासाठी आहे, बॉडी आपल्याला मोशन मध्ये सेट होती की नाही हे चेक करण्यासाठी. कळालं? आता सेम सिच्युएशन मध्ये जर मी इथं बघितलं तर 500 आहे, त्याला अपोज करणारा कोण आहे, 300 आहे. आणि जर आपण म्यू एस घेतला तर म्यू एस किती येतोय, 60 येतोय. किती येईल मग हे 140. म्हणजे नेट फोर्स ऍक्ट होणारच आहे आणि नेट फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळे बॉडी मोशन मध्ये सेट होतेच आहे हे कळालं म्हणून आपण काय केलंय, म्यू के घेतलाय. बट जर ही सिच्युएशन नेट फोर्स आपल्याला 0 मिळाला असता किंवा निगेटिव्ह मिळाला असता, इन दॅट केस बॉडी इक्विलिब्रियम मध्येच असली असते, मग आपण म्यू के घेतलाच नसता. क्लिअर आहे? मग ऍक्सेलरेशन 0 असलं असतं. नाही कळालं? येईल पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये तेच घेतो. ठीक है, आता हे कळालं. सोड. एक्सेलरेशन आ गया, कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी टेंशन कैलकुलेट करने. कैसे कैलकुलेट करेंगे टेंशन? देखो यहां पे इस बॉडी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, 500 न्यूटन. अपवर्ड कौन है, T2. सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 500, इसलिए 500 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma आएगा. इसका मास कितना है 50, A कितना है 1.5 इंटू 50 75. तो ये बनेगा 500 माइनस 75 इक्वल्स टू T2. चैताली कसं केलं कळतंय का बघ. तो T2 इक्वल्स टू 500 माइनस 75 कितना होगा, हे कसं केलं बघ, 425 काय न्यूटन. ये कौन है T2. अभी T1 कैलकुलेट करना है. कैसे होगा, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है 300, अपवर्ड कौन है T1. सिस्टम जा रही है अपवर्ड, तो क्या होगा T1 माइनस 300 इक्वल्स टू ma. m कितना है 30, a कितना है 1.5, कितना आ रहा है 45. तो T1 इक्वल्स टू कितना आएगा 345 न्यूटन. यह आ गया T1. ठीक है, अभी क्रॉस चेक करने के लिए T1 पुट करके इस ब्लॉक से T2 निकालो. हे लिहिलं का एक्सेलरेशन? चलो आंसर आलेत आपले, फक्त एक सैटिस्फैक्शन साठी आपण या ब्लॉकला पण चेक करू. इस ब्लॉक के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमें T2 मालूम है. कितना है T2 425. सिस्टम का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, पीछे कौन खींच रहा है T1. अजून कोणी आहे का, आहे कौन, फ्रिक्शनल फोर्स. एवढाच एक एक्स्ट्रा आला का. तो अभी क्या होगा, हाँ 425 माइनस T1 माइनस F के कितना है 50 इज इक्वल्स टू ma. m कितना है इसका 20, तो कितना आएगा 30. तो ये माइनस T1 इधर प्लस T1. 425 माइनस 80 345 न्यूटन. देखो T1 345 न्यूटन, T1 345. अजून चेक करायचं असेल तर T1 ला 345 घ्या आणि T2 पुट करा. ठीक आहे, गरज नाही एवढी सॉल्व करायची, फक्त एक क्रॉस चेक करून सगळ्या ठिकाणी सेम येतं की नाही. हे नेट मास बघा, 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 20 100 होतात, 120 नाही. निकिता सर मला वाटलं दोन्ही साइडनं 50-50. वाटायचं काय, त्यात क्वेश्चन बोर्डवर लिहिलाय ना. चल हो गया.
फिर से वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट काय कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग. काय चालू आहे कुलदीप? काय चालू इशारे गिरणारे? नाही ना? होईल बघ. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी हैव टू चेक कि सिस्टम मोशन में सेट होगी या नहीं होगी. वो चेक करने के लिए यहाँ पे ये तीनों के मासेस का कंबाइंड फोर्स कितना आएगा, 350 न्यूटन यहाँ पे, इन दोनों का 150 यहाँ पे. तो अगर 350 150 से ज्यादा है तो सिस्टम ने मूव होना चाहिए, पण कधी अगर सरफेस स्मूथ है तो. अब यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनकी मोशन को अपोज करेगा. फ्रिक्शन इथं पण असणार नाही, इथं पण असणार नाही. फ्रिक्शन कधी येतो फक्त व्हेनेवर सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये दो ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमें स्टैटिक का लेना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा म्यू एस इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी. अब m1 प्लस m2 कितना आ रहा है, 50, 50 इंटू 10 500, 500 इंटू 0.4 200. 20. इसका मतलब इकडं पण 350 तिकडं पण 350. सिस्टीम मूव होगी या नाही होगी. पण असं पण वाटू शकतं ना आपल्याला, सर हे म्यू के 0.3 घेतला तर मग सिस्टीम मूव होते, मग थोड्या वेळासाठी तो घेतला तर असं होतं का. कळालं ना, अगोदर जन्म होतं नंतर मृत्यू होतं, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे जोपर्यंत म्यू एस ला ओव्हरकम होत नाही तोपर्यंत म्यू के आपण कन्सिडर करतच नाही. हे कधी जर क्वेश्चन मध्ये क्लियरली म्यू के आणि म्यू एस सेपरेट दिले असेल तर. लेकिन अगर बॉडी मोशन में सेट होती है तो वो 99% आपको सिर्फ म्यू देंगे. तर मग जर म्यू दिला आपल्याला तो म्यू एस घ्यायचा का म्यू के घ्यायचा, तो म्यूज घ्यायचा. कळालं ना भाई, सिस्टम मोशन में सेट हो रही है तो म्यू के, नहीं सेट हो रही तो म्यू एस. दोनों के लिए मतलब कंसिडरेबल ये रहेगा कि बोथ आर सेम. कळालं. आणि अशाच टाइपचे क्वेश्चन असतात, बट जर सेपरेट दिले त्यासाठी आपण प्रत्येक वेळी कंडिशन इथे चेक करतोय, व्हेरीफाई करतोय. क्लियर है, मतलब इसके बाद में जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें म्यू के म्यू एस सेपरेट नहीं रहेंगे. हे फक्त कशासाठी, चेक करण्यासाठी. त्यांनी जर फक्त म्यू दिला याचा अर्थ बॉडी 101% मोशन में सेट होते, आणि जर सेट होत नसेल तर तो म्यू एस है. काही लक्षामध्ये. तो अभी एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्लियर है. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या. टेंशन होगा क्या स्प्रिंग में, होगा. क्यों नहीं होगा टेंशन, हर एक स्ट्रिंग टाइट होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थोड़ी है. तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेच आपलं नेहमीचं. पहले लेंगे 15 kg का ब्लॉक, तो 15 kg के लिए डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है 150, ऊपर जा रहा है T1, इक्विलिब्रियम है तो T1 बना 150 न्यूटन. ये T1 है. कळलं का. फक्त ऍक्सेलरेशन असेल तर इक्वल टू एम ए करतो आपण, बट हॉरिझॉन्टल मध्ये तर घेतलं नव्हतं. का घेतलं नव्हतं कळालं होतं तिकडं, इकडं का घ्यायचंय कळतंय. म्हणजे पवनला जर आपण असं दोरीने बांधून सोडलं बिल्डिंग वरून खाली तर स्ट्रिंग टाइट राहील का स्लॅक राहील, स्लॅक म्हणतो. चला आता दूसरा 15 kg वाला ब्लॉक है, इसके लिए डाउनवर्ड में कौन होगा 150, इसके साथ में कौन है T1, दोनों को बैलेंस करेगा T2. तो यहाँ पे T2 इक्वल्स टू क्या होगा 150 प्लस 150 मतलब 300 न्यूटन. तो T1 आ गया, T2 आ गया. अब T3 के लिए भी क्या होगा, इधर डाउनवर्ड कौन है 50, उसके साथ कौन है T2, बैलेंस कौन कर रहा है T3. तो T3 इक्वल्स टू होगा 300 प्लस 50 350 न्यूटन. ये आ गया T3. अब ये T3 आ गया, T4 कैलकुलेट करना है.
ये T2 था, ये T3 हो गया। अभी इन दोनों में जो रहेगा वो T4 रहेगा। T4 कैलकुलेट करने के लिए इस ब्लॉक को लेंगे तो क्या होगा, देखो इधर कौन है T3, इधर कौन है T4, फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब T3 एंड T4 सेम रहेंगे। ओ फ्रिक्शन भी आएगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 60, तो यहाँ पे क्या होगा T3 इज इक्वल्स टू T4 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये आएगा 300 न्यूटन। 350, T3 कितना है, एक मिनट, ये सब फ्रिक्शनल फोर्स 16 है ना। देखो ये थर्ड 15 केजी के ब्लॉक के लिए देखो क्या होगा, इधर कौन है T3, इधर कौन है T4, इसी के डायरेक्शन में कौन है स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना होगा 0.4 इंटू 150 60, तो ये कौन आएगा T4 T3 माइनस T4 माइनस एस मतलब 60 इक्वल टू 0। हमें T4 चाहिए तो T4 इक्वल्स टू क्या होगा T3 माइनस 60, तो ये 350 माइनस 60 290 बराबर 290 न्यूटन। अभी सेम ये 35 केजी के ब्लॉक के लिए निकालो, क्या होगा, इधर कौन है T4, इधर कौन है T5 एंड इधर कौन है, बट ये फ्रिक्शन हमने कंसीडर किया है कि बॉडी जब मोशन में सेट होगी तो राइट में जा रही है, कळालं ना, ये कंसीडर करके हम फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, उससे फरक कुछ नहीं पडेगा। इकडे घेतला फक्त आपल्याला इकडून सिंप्लीफाई करत द्यावं लागेल, यू विल गेट सेम आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से T4 माइनस T5 माइनस Fs इक्वल टू 0। अब यहाँ पे T5 इक्वल्स टू क्या होगा T4 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, T4 कितना था 290, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा 140, तो ये कितना बनेगा 290 माइनस 140 150 न्यूटन, तो कौन है ये T5। अभी T6 निकालने के लिए ऊपर से आओ नहीं तो नीचे से जाओ, ठीक है, नीचे से सिंपल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड कौन है 50, ऊपर कौन है T6, तो T6 कितना आ गया, चलो राइट डाउन, लिख लो इसको ध्यान से, लिहून घ्या, कन्फ्युजन होत असेल तरी पण ऍटलिस्ट लिहून ठेवा, नंतर डाऊट विचारायला येताना सर ते कळालंच नाही असं नका म्हणू, सर हे कळालं नाही, हा पॉईंट हे आला, ते कळालं नाही म्हटल्यानंतर मी काय म्हणतो बेटा, मी तुला काय करतो पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवतो थोड्या वेळाने, ठीक आहे। 60 कुठून आलं तूच विचार कर थोड्या वेळाने, मला सांग। तुझेच काम आहे, असं काम तूच करू शकते बस। याच्यावर आम्ही कंप्लीट वीक दिला बेटा, एक कंप्लीट, याचं वेट डाउनवर्ड ऍक्ट होईल की नाही, किती असतं वेट mg, m किती आहे 15, g किती असतं 10, 15 इंटू 10 150, म्हणजे हा 150 डाउनवर्ड ऍक्ट होतोय, याला खाली पडू न देण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे T1, T1 पिन किती असेल 150 न्यूटन, कळलं। म्हणजे एका स्ट्रिंगला पवनला आपण बांधून खाली सोडलं आणि दुसऱ्या स्ट्रिंगला याला प्रथमेशला सोडलं, काय होईल, दोन्ही केसमध्ये स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन सेम राहील का, थर्टी फायचं पण लागलं ना बेटा, 35चं हे नाही ना, 35चं तिकडे आहे, हे T5 मध्ये, इथे 35चं आहे, बस बस बस, चला हो गया, नेक्स्ट, ठीक आहे इथे लिहून घेतलं का, हा ठीक आहे, कमी ब्लॉक देतो पुढच्या वेळेस, एवढे ब्लॉक बघून गोळ व्हायला लागले तो। चला सिंगल ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली है कनेक्टेड टू सिंगल ब्लॉक, यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक।
आता हा ब्लॉक दिलाय आपल्याला 70 kg, हा दिलाय 25 kg आणि हा दिलाय 5 kg और आपको बोला है कि फ्रिक्शन है 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. आता इथून पुढं एकच फ्रिक्शनलचा कोएफिशिएंट असेल, कळालं ना. दोन दोन असल्यानंतर काय करायचं होतं आपल्याला, फक्त चेक करायचं होतं की बॉडी मोशन में सेट होगी या नहीं होगी. एक दिया मतलब मोशन में सेट होने वाली है, मतलब वो म्यू की लेना है डायरेक्ट. हो गया. ये बघा, इसका मास है 25, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स होगा 250 न्यूटन. इसका मास है 70, तो 700 न्यूटन. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव होने वाली है, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, फिर इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एक्ट होगा. फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है, म्यू इंटू एन. म्यू कितना है 0.5, एन होता है mg. mg बनेगा 50 इंटू 0.5, 25 न्यूटन. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 25 न्यूटन. यानी कि इधर 700 है और इसको अपोज करने के लिए 250 यानी 25 है. इसका मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो नेट फोर्स बनेगा 700 माइनस 250 माइनस 25 अपॉन नेट मास कितना है, कितना आएगा ये 700 माइनस 250 4.25. माइनस 25 बोला. मग हेच म्हटलोय ना मी 4.25 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हो गया. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना. हेच इम्पॉर्टंट आहे, बाकी सगळं सोडून द्या, ते येऊन जात. कुठून आलं फ्रिक्शनल फोर्स, तो स्टॅटिक आहे कायनेटिक आहे कुठलाही असला तो ऑलवेज मोशनला अपोज करणार आहे, तो घ्यावाच लागेल ना नेट फोर्स मध्ये. आगे एक्सेलरेशन. अभी टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए. यहाँ पे जो टेंशन है उसको T1 बोलो, यहाँ पे जो होगा वो बनेगा T2. तो अभी ये 25 kg के लिए अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे शुभांगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा 250. वेट है ना, अपवर्ड कौन बैलेंस करेगा T2. लेकिन सिस्टम अभी मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा. एक्सेलरेशन ये 250 के लिए अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, कळतं ना. हा ब्लॉक ओढणार आहे त्यांना सगळ्यांना, म्हणजे हा वर जाणार आहे. सो एक्सेलरेशन भी कहाँ पे होगा, अपवर्ड होगा. यानी इक्वेशन बनेगा T2 माइनस 250 इक्वल्स टू ma. तो T2 कितना बनेगा 250 प्लस ma. m कितना है 25, a कितना है 4.25. करा मल्टीप्लीकेशन. हम्म 100 मतलब T2 कितना आ रहा है 356 न्यूटन. ये आ गया T2. अभी T1 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है 700, बैलेंस कौन कर रहा है T1. सिस्टम आ रही है डाउनवर्ड, इसका मतलब ये बनेगा 700 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ma. तो T1 इक्वल्स टू क्या होगा 700 माइनस ma. 700 माइनस ma. m कितना है 70, a कितना है 4.25. आवडत नव्हतं आम्हाला फ्रिक्शन घ्यायला. अरे बाळा हा ब्लॉक हवेत तरंगतोय, तो पण हवेत तरंगतोय, यांच्यावर फ्रिक्शन ऍक्ट होतच नाही, असं का करतोय तू. अरे त्या ब्लॉकचं कन्सिडर केली एफबीडी तर फ्रिक्शन घेईल ना मी. पवन असं नको करून बाळा तू. हा ब्लॉक आहे ना, फ्रिक्शन कधी ऍक्ट होतं जेव्हा सरफेस कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तेव्हा. आपण एफबीडी एका ब्लॉकची ड्रॉ करतोय की नाही, मग ह्या ब्लॉकवर फ्रिक्शन कोण ऍक्ट करणार. इकडचं हा पण हवेत आहे ना, आपण हाच ब्लॉक घेतोय, याचीच एफबीडी घेतोय. रहू दे, तू कन्फ्यूज नको. हाँ किती 700 माइनस एम ए कितना आ रहा है 70 इंटू 4.25 298. हाँ करा सब्ट्रैक्शन.
402.5. बर ठीक आहे, व्हेरी गुड, 402 न्यूटन हे आ गया कौन T1. आता हे सगळ्यांना कळालं, व्यवस्थित लिहून झालंय. ठीक आहे, आता याच्या पुढचं बाकी तुम्ही कोणीच ऐकू नका, फक्त पवनसाठी. पवन बेटा, आता आपल्याला T1 किंवा T2 मिळालाय बरोबर, पण मला T1 या ब्लॉकवरून नाही काढायचं, इथं काढायचं. मग आता या ब्लॉकसाठी मी जेव्हा FBD घेणार तेव्हा इकडं कोण ऍक्ट होईल T2, इकडं कोण ऍक्ट होईल T1, आणि हा कॉन्टॅक्ट मध्ये होता म्हणून याचा फ्रिक्शनल फोर्स इकडे ऍक्ट होईल. कळलं का? किती येईल हा म्यू इंटू एन म्हणजे किती 25. आता याच्यासाठी फ्री बॉडी डायग्राम बनली, ऍक्सेलरेशन कुठं आहे इकडे आहे. मग इक्वेशन काय येईल सांग, हे पवन साठी फक्त, तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका, तुम्हाला कळालं नाही हेच लिहून घ्या. T1 मायनस T2 इक्वल्स टू एम ए. व्हेरी गुड. एम किती आहे, ए किती आहे, किती येतं ते जवळपास 20. आता आपल्याला कोण काढायचंय T1. मग T2 आपल्याला माहिती किती आहे, T2 356 आहे. मग हे काय येईल, T1 इक्वल्स टू 20 प्लस 356 प्लस 25. हा नाही कर किती येतं, एवढं मोठं कन्फ्युजन आहे. 39 401. व्हेरी गुड. पण आमचं ना एवढं सोडायचं जीवावर आलं होतं म्हणून आम्ही इथं 2 फोर्स असणारा ब्लॉक घेतला. कळलं नाही कळलं? गुड, व्हेरी गुड. आता नाही कळालं म्हटल्यानंतर मला पाणी प्यावं लागलं असतं. ठीक आहे, चलो हो गया. कळलं का? येस नो? किती लोकांना काहीच कळत नाही, काय चाललंय, काहीतरी लिहित आहे इकडं तिकडं. 2 दिवसापूर्वी तरी कळत होतं, आजचं काहीच कळत नाही, असं कोण कोण आहे? असे तेच असतील जे एक तर इरेग्युलर आहे किंवा काल परवापासून यायला लागले. जे NLM ला रेग्युलर लेक्चरला होते त्यांना प्रॉब्लेम कोणाला येतोय, NLM रेग्युलर केले तरी पण हे कळत नाहीये, असं कोण आहे? असं असेल तर मग थोडंसं टेन्शनचं काम आहे. कोणी आहे का असं? प्रथमेश, तू कधीच येत नाही रेग्युलर, कळलं तरी पण. गुड. चलो नेक्स्ट. ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक के लिए था. अभी हम क्या करेंगे आगे जाके, ये हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा इनक्लाइन बना देंगे. म्हणजे NLM मधल्या ज्या केसेस आहेत त्याच सगळीकडे, फक्त काय होणार आहे, एडिशन फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. अब यहाँ पे सरफेस जो था हॉरिजॉन्टल, अब बनेगा इनक्लाइन. इंक्लिनेशन का एंगल होगा थीटा. अब इसके ऊपर हम एक बॉडी को प्लेस करेंगे जिसका मास होगा m. हमें मालूम है कि सबसे पहले वेट एक्ट होता है mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड, देन इसके 2 कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा, एंड mg cos थीटा को बैलेंस करने वाली नॉर्मल रिएक्शन. ही डायग्राम आपण अगोदर NLM मध्ये ड्रॉ केली होती, तीच आहे, फक्त इन एडिशन अभी सरफेस स्मूथ नहीं है. मतलब सरफेस को क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इकडे आपण स्ट्रिंग पण नहीं स्प्रिंग पण नहीं, काहीच कनेक्ट नहीं केलं, इसका मतलब ब्लॉक को छोड़ दिया तो वो नीचे आएगा. कळालं ना? और ये नीचे आएगा मतलब क्या करेगा, सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रिलेटिव मोशन परफॉर्म करेगा. एंड अगर इस रिलेटिव मोशन को अपोज करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बनेगी अपवर्ड. ठीक है. एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन. बट अगर सरफेस इंक्लाइन है तो इंक्लाइन सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कौन है, mg cos ऑफ थीटा. जब सरफेस हॉरिजॉन्टल था तो सिर्फ यानी इक्वल्स टू mg. इकडे बघा n ला बैलेंस कौन करता है, mg cos ऑफ थीटा. इसलिए अब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg होता था, अब क्या बनेगा, म्यू mg cos ऑफ थीटा. फक्त एवढाच डिफरन्स होणार है. ठीक है. हीच डायग्राम अपन नॉर्मली जेव्हा स्मूथ सरफेस लेते थे तब की केस में क्या होता था, एंगल थीटा, ये ब्लॉक, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर कौन mg साइन ऑफ थीटा, इधर कौन mg cos ऑफ थीटा, ऐसे होता था. एंड इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे लेके आने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होता था, mg साइन थीटा. तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था. हम यहाँ पे लिखते थे mg साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ma आता है, mm कैंसिल करके हमें एक्सेलरेशन मिलता था g इंटू साइन ऑफ थीटा. सेम प्रोसेस जब हम इस ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या हो रही, देखो कि ब्लॉक खाली से ना रहे, म्हणजे एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में. ड्राइविंग फोर्स कौन है फिर से, mg साइन थीटा, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव होगा mg साइन थीटा माइनस
अभी इसको बैलेंस करने के लिए या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाले कौन है, होने के लिए कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो ये बनेगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू रहेगा एम ए। तेच इक्वेशन इकडे अप्लाय केले, फक्त बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अभी थ्रू आउट अगर यम से डिवाइड करेंगे तो यम 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 कैंसल, तो एक्सेलरेशन बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ। तोच इंक्लाइन सरफेस, तोच एंगल, तोच ब्लॉक, सिर्फ फ्रिक्शन ऐड होने की वजह से जो एक्सेलरेशन सिर्फ जी साइन थीटा था अभी क्या बन गया, जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा। मग कोणत्या सरफेसवरून बॉडी लवकर खाली पडेल, स्मूथ की रफ? स्मूथ। तेच तेच, तुम्ही किती वेळ फॉर्म राहता ते बघायचं होतं मला, ठीक है। यहाँ पे कितना है, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जी साइन थीटा में से कोई तो नंबर कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम है, मतलब बॉडी धीरे धीरे आएगी। कळलं? बेटा टू एम जी कुठून आणला आता, एम जी कॉस थीटा मायनस एम जी साइन थीटा, असं का? पलीकडे म्हणून नसतं घ्यायचं ना, आपण ती फोर्सेस घेतो। हे लिहून झालंय का, इकडे लक्ष द्या बेटा। आणि मी अगोदर पण सगळ्यांना वॉर्न केले, पवनच्या डाऊटला अजिबात लक्ष द्यायचं नाही, कळालं ना? कारण जिथं तुमची समज संपते तिथून पुढे पवनचे डाऊट सुरू होतात, त्यामुळे कन्फ्यूज व्हायचं नाही, पवनच्या डाऊटला लक्ष द्यायचं नाही। पवन कळालं बेटा? का नाही घेऊ शकत आता सांग, का नाही घेऊ शकत? नाही नाही, घेऊ का शकत नाही आपण तसं? पवनचं असं म्हणणं आहे की इकडे एम जी साइन थीटा आहे आणि इकडे एम जी कॉस थीटा आहे, मग डायरेक्ट एम जी साइन थीटा म्हणजे एम जी कॉस थीटा घ्या। मग कशी पलटी मारायची, म्हणजे काय पलीकडे घेऊ मी, ए इकडे घेऊ, तुला कळालं त्याचं म्हणणं? शांत बस, कळलं तुला पवन? मला तो काहीच नहीं कळलं, कळून घे बेटा तू। चलो हो गया ये। अभी सेम सिचुएशन आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, बस ब्लॉक को नीचे से ऊपर पुश करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर लेके जा रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। समझ में आ रहा है? हे लिहून झालंय का? नेक्स्ट पॉइंट लिया, इफ ऑन एन इंक्लाइन सरफेस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, या फिर हम उसको असेंडिंग भी बोल सकते हैं, विथ एन एक्सेलरेशन ए, with an acceleration a, then acceleration of the system will be, अब देखो चेंज क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान दो। मतलब अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे कि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा और ब्लॉक नीचे ही आ रहा है। अभी हमने क्या किया कि कोई तो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं और वो फोर्स की वजह से ब्लॉक को लेके जा रहे हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पे जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। ये कड़ा लो, अभी एक्सेलरेशन ऊपर जाने से कुछ चेंज होने वाला है क्या? काय? वेरी गुड। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी अपवर्ड एक्ट होता था वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर एक्ट होगा, मतलब ये बनेगा म्यू इंटू एन, मतलब ये बनेगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? मतलब बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज होने से क्या चेंज होता है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी फिर से इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन के दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, बोलो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कौन है, एम ए। अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेशन ए इम्पार्ट कर रहा है, कोणता फोर्स तो आपल्याला कन्सिडर नाही करायचा, फक्त आपल्याला सिस्टमचं एक्सेलरेशन दिलेलं आहे। आता इमेजिनरी नाही घेऊ शकत की ब्लॉक ऑटोमॅटिक वर चालला म्हणून आपण अप्लाइड फोर्स घेतला ना। मग एम ए घेतलास ना, एम ए म्हणजे काय असतं, हो ना, मग एम ए तोच एम ए ना, तोच फोर्स वर घेऊन चाललाय ब्लॉकला, हो तर नेट फोर्सच त्याला ब्लॉकला वर घेऊन चाललाय।
वेरी गुड, ठीक है। देन यम 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 यहाँ पे कैंसल, ए इक्वल्स टू क्या होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। और ये झोपेतून उठून काही सुचतं तुला? यम मतलब कोण आहे, फोर्स आहे जो रिस्पॉन्सिबल आहे ब्लॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। आपल्याला इथे कंडिशन काय घ्यायची की ब्लॉक मूविंग अपवर्ड आहे, अप द प्लेन आहे, बट इमेजनरी नहीं घेऊ शकत म्हणून म्हटलं एक फोर्स है कोई तो जो अपवर्ड लेके जा रहा है एंड जिसकी वजह से नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा वो एम ए। केलाय केला, तुला कळालं नाही तो पण केलाय, ठीक है। हे असंच आहे, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। क्या चेंज हुआ बोलो अभी यहाँ पे, असं कन्सिडर कर बेटा गायत्री, तुला तो फोर्स कन्सिडर करायचंच आहे ना की हा ब्लॉक ऑटोमॅटिक वर चाललेला आहे। जसा हा ब्लॉक खाली पडत होता ना, कशामुळं, हाँ तसाच ते ग्रेविटीचं रिएक्शन झाली तो वर चाललेला आहे। चलो तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है एक्सेलरेशन। ये कब, अगर ब्लॉक अप द प्लेन ट्रैवल करेगा तो। अभी नॉर्मल प्लेन पे क्या होता था देखो, अगर ये नॉर्मल प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, यहां पे भी अगर बोला जाता है कि ब्लॉक जा रहा है अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए, कसं चाललं आपल्याला माहित नाही, ठीक है। तो वहां पे हम कंसीडर क्या करेंगे, इधर एक्ट होने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा, इधर लेके कौन जा रहा है, एक्सेलरेशन ए है, तो हम यहाँ पे फोर्सेस कंसीडर करके क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे एम एम कैंसल, ए इक्वल्स टू क्या आ गया फिर जी साइन थीटा। मतलब क्या हो रहा है देखो कि अगर सरफेस स्मूथ है तो ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है नीचे जा रहा है फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट विल बी जी साइन थीटा ओनली। लेकिन अगर वहां पे सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो डाउनवर्ड आते टाइम एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, एंड अगर ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो इंक्लाइन सरफेस पे बस इतना ही चेंज होने वाला है। राइट डाउन क्वेश्चन। इथं विचार ना गायत्री, का नाही घेतला फोर्स म्हणून, नाही इथं विचार ना, कारण हा फोर्स जो आहे ना तो एम ए, एकच फोर्स आहे एम ए जो ब्लॉकला वर घेऊन चाललाय। ठीक है, राइट डाउन, इफ अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन with an acceleration g upon 2 root 2, g upon 2 root 2, inclination of the plane is 45 degree, inclination of the plane is 45 degree, then coefficient of friction will be, coefficient of friction will be पुन्हा सांगायचं, हाँ, if a block is moving down the inclined plane with an acceleration g by 2 root 2 where inclination of the plane is 45 degree, then calculate the coefficient of friction. 0 point कैलकुलेट क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू। हमें एक्सेलरेशन दिया है, मतलब यहाँ पे डायग्राम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एफबीडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर इंक्लाइन प्लेन दिया है और बॉडी नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा। हो गया। अब इसमें आपको a बोला है, कितना है, g अपॉन 2 रूट 2 इक्वल्स टू g इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2 माइनस जी कॉस ऑफ थीटा, मतलब फिर से g बाय रूट 2 इंटू कौन है, म्यू है। तो यहाँ पे g बाय रूट 2 g बाय रूट 2 g बाय रूट 2 होतं का कॅन्सल, असं करून टाकायचं, ठीक आहे। थ्रू आउट काय करायचं, g बाय रूट 2 ने डिवाइड करायचं। इथं काय राहिलं 1 बाय 2 इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस, तो माइनस म्यू इधर आके प्लस म्यू 1 माइनस 1 बाय 2, तो म्यू आ गया 1 बाय 2। नेक्स्ट
if a block of mass 20 kg, block of mass 20 kg is sliding over an inclined plane, sliding over an inclined plane of inclination 30 degree. If sliding down म्हणजे वर, if coefficient of friction is 0.4, coefficient of friction is 0.4, then calculate acceleration of the block. पवन थोडी चेअर पुढे घे असेल, तू मास्क आणा जवळ बेटा. नाही नाही, ते कोरोनाचे गेलेच चालतील, पण ही बाकीची व्हायरस नको जायला. कोरोना ट्रीटमेंट, याच्यावर ट्रीटमेंटच नाही. ते प्रथमेशच्या 2-4 दिवस शेजारी बसलो, तो अजून नॉर्मल निघाला तो. चलो, क्या है एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो क्या आएगा? जी साइन थीटा, साइन 30 1/2 इंटू 10 म्हणजे 5 माइनस 0.4 इंटू 10 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 मतलब 0.86. तो एक्सेलरेशन बनेगा 5 माइनस 10 इंटू 3.7. 4 इंटू 0.8 3.46. कितना आता है फिर? 1.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये बन गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. अभी ये बेसिक एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस है वो अगर समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस जो है इट विल रिमेन सेम. यानी कि आपको बोला जाएगा कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री, एक ब्लॉक है, उसको और एक ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है, और आपको बोला है कि यहाँ पे जो ब्लॉक हम कनेक्ट कर रहे हैं वो है 60 kg का, यहाँ पे जो ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं वो है 30 kg का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5. तो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. Acceleration of the system and tension in the string. 3.3. 2.3 acceleration. नहीं, 3.3. 3.3 very good. And tension. देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा. कैसे चेक करेंगे? इधर 60 kg मतलब कौन एक्ट होगा? 600 न्यूटन. इधर कौन एक्ट होता है? mg. एक मिनट, 30 नहीं 40 घेऊन टाका. इधर कौन होता है? mg साइन थीटा, मतलब ये कितना बनेगा? 200 न्यूटन. अब ये 200 है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे और एक फोर्स आएगा. विच वन? फ्रिक्शनल फोर्स. कुठं? अपवर्ड घेऊ का डाउनवर्ड घेऊ? का बरं? पहिले तर अपवर्ड घेतला होता. कुठं चालला होता पहिले फरक पडत नाही. हा ब्लॉक कुठं चालला आहे? वर चालला है. दैट्स वाई फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट होगा. एंड इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू mg कॉस ऑफ थीटा. म्यू कितना है? 0.5 इंटू जी मतलब 5. m कितना है? 40. 5 इंटू 40 200. कॉस 60 कितना आएगा ये? 200 इंटू 0.86. 86 का डबल 170. 172 किती? 172 न्यूटन. यानी 200 एंड 170 दोनों 600 को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम मोशन परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 600 माइनस ये 200 माइनस 172 कितनी? 372 डिवाइड बाय नेट मास कितना है? 100. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 228
2.28 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, ये आ गया ऍक्सलरेशन. इथपर्यंत चेक करा एकदा. नेक्स्ट, अभी टेन्शन चाहिए. इथं काढा किंवा इथं काढा, पवन तू इकडे काढा, आम्ही इकडे काढतो, तुला फ्रिक्शनल फोर्स लागतो ना. तो ये टेंशन जाएगा 600 न्यूटन डाउनवर्ड एंड टेंशन जाएगा अपवर्ड. सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए. तो इक्वेशन क्या बनेगा, 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए. तो ये बनेगा 600 माइनस टी, एम कितना है 60 इंटू ए कितना है 2.28 इंटू 60 22.8 इंटू 6 136.8. ठीक है, 136.8. तो टी कितना होगा 600 माइनस 136.8. चैताली कळतंय बघे कितना आएगा फिर 600 माइनस 136.8. हाँ हाँ 463.2 न्यूटन. पवन तुला इथं सॉल्व करून देऊ, कळलं ना. अभी क्या होगा, दो ब्लॉक आ गए, इसके बाद में इसके नीचे दो आएंगे, नहीं तो ऊपर दो आएंगे. ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस ऑल टुगेदर सेम रहेगी. तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइन सरफेस, इनके ऊपर जो ब्लॉक की मोशन होती है उसमें अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन हमने अभी देखा था. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टॅक्ट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एज ए कॉन्टॅक्ट फोर्स. हे अगोदर आपण स्टडी केले तेच आहे. कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. एनएलएमच्या सेकंड लेक्चर पासून आपण हेच डिस्कस करतोय कि क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स हम अप्लाई करते हैं, फिर वो एक्सर्ट होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस. परपेंडिकुलर होता है एन एंड पैरेलल होता है फ्रिक्शनल फोर्स. इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी आर. तो अगर हमें क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करो ऐसे अगर बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पे p का मतलब n, q का मतलब यप, थीटा का मतलब 90 डिग्री, कारण एकमेकांना नेहमी परपेंडिकुलर असतात. कॉस 90. इसका मतलब अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो हर बार क्या करना पड़ेगा, सिर्फ n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर एवढंच. बट f मतलब क्या होता है हर बार म्यू इंटू n. इसको पुट करेंगे तो r कितना आएगा, रूट ऑफ म्यू का स्क्वायर सॉरी n का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n कॉमन इंटू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द काय कॉन्टैक्ट फोर्स. क्वेश्चन मध्ये बघायचं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बोला है तो अभी जो सॉल्व कर रहे थे उससे आएगा, लेकिन अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा. इस प्रोसेस से जो आता है n इन ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, वेर n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर कॉन्टैक्ट फोर्स. हो गया लिख के. नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो नहीं, सरफेस जो एक्सर्ट करतो का नेट तो कॉन्टैक्ट फोर्स. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शननी बनवलेला अँगल. व्हेरी गुड. कोणासोबत, वर्टिकल सोबत. गुड, व्हेरी गुड. राइट डाउन. एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स with vertical. Angle made by contact force with vertical is called as angle of friction. काय झालं आता, ये कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे आर आहे की नाही,
हा व्हर्टिकल सोबत जो अँगल बनवतो तो अँगल ऑफ फ्रिक्शन आहे. ते असं कोणी म्हटलं मी व्हेरी गुड म्हणत असतो, त्याला सिरियस नाही घ्यायचं. कळालं ना? अँगल मेड बाय कॉन्टॅक्ट फोर्स विथ द वर्टिकल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. डायग्राम दिसते, ये वर्टिकल है, आर मतलब कौन है? कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल के साथ में जो एंगल बना रहा है वो बनेगा, क्या बनेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. क्या बनेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. वेरी गुड. तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टैन को यूज करेंगे. तो टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब अपोजिट कौन हो गया? एफ. एडजेसेंट कौन हो गया? एन. तो अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हमें करना पड़ेगा एफ बाय एन. बट अगेन एफ का मतलब कौन होता है? म्यू इंटू एन. तो यहाँ पे क्या होगा? tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन अपॉन एन. एन यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज होता है इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. tan इनवर्स ऑफ म्यू. नहीं विचार ना. फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. क्या ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे एक दो स्पेशल केसेस आएंगी. राइट डाउन स्पेशल केस. क्या होगा स्पेशल केस में? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो हो सकता है. क्यों जीरो होगा फ्रिक्शनल फोर्स? दो केसेस में. एक तो सरफेस स्मूथ होगा, नहीं तो रफ सरफेस है लेकिन फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो. कब होगा ऐसे? बैलेंस केल्यावर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो थोडी येईल. चाकू लावल्यावर. हां त्या अँगलला काहीच नाही म्हणा. बरं ठीक आहे, इथं घेऊन टाका बस. नाही तुमच्या तिघींसाठी. तुला चालायचं तू पण चाल. मग जे आहे ते मी सांगितलं ना. पण त्याच्याही तुम्हाला पुढे जायचं असेल यू कॅन टेक इयर. कळालं ना? काही प्रॉब्लेम नहीं है. चलो हाँ, ये एफ जीरो कब हो सकता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो रहा तो. बर अजून जब हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है. बरोबर आहे बेटा. फक्त मला दोन कंडिशनवर फोकस करायचा. एक तो सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ है तो वो फ्रिक्शन की पार्ट में कंसिडरेबल ही नहीं होगा. दूसरी केस कब आती है? जो फोर्स ही अप्लाई नहीं किया. ठीक है, तब एफ क्या बनेगा? जीरो बनेगा. अगर एफ जीरो है तो आर इक्वल्स टू क्या होगा? हो तो मग कॉन्टॅक्ट फोर्स किती येईल? एन. वेरी गुड. कितना आएगा? सिर्फ एन आएगा. इसका मतलब जब एफ जीरो है तब आर क्या होगा? मिनिमम होगा. एंड ये मिनिमम कितना होता है? इक्वल्स टू एन मतलब इक्वल्स टू एम जी होता है. लेकिन उसके बाद में ये जो एफ है ये अगर मैक्सिमम रहेगा, कितना होता है मैक्सिमम? म्यू इंटू एम जी. तब की केस में आर कितना है? आर मैक्स इथं आपण कॅल्क्युलेट केला. कितना है? एन इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर. इसका मतलब जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा वो ऑलवेज एम जी से ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा, बट एन इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से कम रहेगा. उसी तरह से जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑलवेज जीरो से ग्रेटर रहेगा एंड tan इनवर्स ऑफ म्यू से कम रहेगा. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए ये स्पेशल केसेस है. राइट डाउन. कळलं का काय केलं ते? नाही ना, ते डिस्कस करा ना अजून. हो ना, जेव्हा अप्लाइड फोर्स झिरो तेव्हा फ्रिक्शनल फोर्स झिरो. तू सांग खरंय का हे?
अप्लाइड फोर्स 0 आहे तर फ्रिक्शनल फोर्स 0 आहे. ठीक आहे बेटा, 0 नाही आहे, नॉन 0 आहे. गायत्री आकांक्षा नॉन 0 आहे. बाकीच्यांना कळालं ना? बरोबर तुला सांगतोय पण तुला ते ऐकायचंच नाही. आता मी काय सांगणार याच्या पुढे जाऊन मला सांग बरं तू. मी सांगतोय बेटा वरती फोर्स जो आहे तो नेट फोर्स एम आहे, तू म्हणते नाही नाही तो फोर्स घ्यायचाच आहे, मग घेऊन टाक. मी सांगतोय अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे व्हर्टिकल सोबत कॉन्टॅक्ट फोर्सनी बनवलेला अँगल, तू म्हणते नाही फ्रिक्शनल सोबत, मग घेऊन टाक. मी म्हणतोय की अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0, तू म्हणते नाही नाही स्टॅटिक फ्रिक्शन तर आहे, मग घेऊन टाक. मी काय एक्सप्लेन करणार आहे ना, आहे त्या कंडिशन सोडून जर तुम्हाला त्याच्या बियॉन्ड जायचंय. मी बऱ्याच वेळा सांगितले की तुम्ही फक्त नीट आणि जेई साठी प्रिपेअर करताय ना, आता त्यावरच फोकस करा. इन केस जर तुमचं फ्युचर असेल की नाही आम्हाला पीएचडी करायची फिजिक्समध्ये, तर ती ग्रॅज्युएशन नंतर करा, अजून ती वेळ नाही. नाही तुझ्या क्वेश्चनला उत्तर देतो ना बेटा मी. तुझे ना कन्फ्युजिंग क्वेश्चन असतात त्यामुळे मी आन्सर देतो. यांचं काय असतं की हे नाही ते तसंच पाहिजे, मग आपण नंबर एकनी वाढवत नाही. माहिती नंबर हा हे फॉर्म्युला माहिती नाही एकनी नंबर न वाढवण्याचा, नाही माहिती. मी एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करतो बेटा की नंबर वाढवायचे नाहीत, यांना माहिती आहेत बघा. ठीक आहे, तुम्हाला नाही माहिती तेच बरं आहे. ठीक आहे. कशाच नंबर पण त्याचा काय संबंध विचारायचा. हे लिहून झालं बाळांना तुमचं. हे तुम्हाला लिहायला वेळ दिला ना की मला काही कामं नसतात म्हणून मी अशा गप्पा मारत असतो. तुम्ही लिहायचं सोडून माझ्या गप्पावर फोकस नाही करायचं, कळालं ना? चल हो गया क्लिअर. तो हे कॉन्टॅक्ट फोर्स आणि अँगल ऑफ फ्रिक्शन क्लिअर आहे. आता अजून एक सिमिलर कन्सेप्ट आहे अँगल ऑफ रिपोज. आता म्हणा सर ते रिपोज नाही पोज पाहिजे. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज मतलब जो पोज को रिपोज करता है. काही गोष्टींची वर्ड टू वर्ड मिनिंग नसते, कन्सेप्च्युअल मिनिंग असते. ती काय असतं ना, सरफेस कॉन्टॅक्ट मध्ये आला एफ मे और मे नॉट बी 0, एफला आपण सांगू शकत नाही, बट हा एन कधीच 0 असणार नाही. त्यामुळे आपण अँगल घेताना नेहमी एन सोबत घेतो, कळालं ना? आता F0 ची कंडिशन आपण बघितली, सरफेस रफ आहे पण आपण फोर्सच अप्लाय नाही केला तर फ्रिक्शनल फोर्स किती असेल? 0 असेल. काही लोकांना वाटत असेल की नॉन 0 आहे, नॉन 0 कन्सिडर करू शकता. ठीक आहे. अँगल ऑफ रिपोज संस्कृती नहीं, हे बघा इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक को प्लेस किया है. अभी कंडीशन क्या है कि ये ब्लॉक नीचे आने वाला है. कब नीचे आएगा? जब ये mg साइन थीटा, बोला फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू किससे ज्यादा होगा? वेरी गुड. कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एन, मतलब यहाँ पे कितना होता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड. मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा के साथ में. अगर आपको बोला है कि यहाँ पे म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा ये ग्रेटर है किससे? एम जी साइन थीटा से, तो इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा. समझ में आ रहा है? अभी हम म्यू चेंज नहीं कर सकते, मास चेंज नहीं कर सकते. अगर हमने थीटा को थोड़ा और बढ़ा दिया और थीटा बढ़ाने के बाद क्या हो गया? एम जी साइन थीटा बन गया इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पे दोनों बैलेंस करेंगे, मतलब ब्लॉक इज अबाउट टू मूव है. समझ में आ रहा है? इसके बियॉन्ड अगर एंगल बढ़ गया तो ब्लॉक स्लाइड करेगा. तो ये पर्टिकुलर केस में जहां पे ब्लॉक इज अबाउट टू मूव फ्रॉम द इंक्लाइन सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, उसको बोला जाता है एज ए एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. क्या होगा फिर एंगल ऑफ रिपोज? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. हाँ, वेरी गुड. तोच अँगल ऑफ रिपोज असतो, म्हणजे तो मिनिमम अँगल आहे, त्याच्या बियॉन्ड थोडा वाढवला की ब्लॉक स्लाइड होणार. क्या एंगल ऑफ रिपोज मतलब? इंक्लिनेशन. हाँ, द एंगल एट विच किंवा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच ब्लॉक अबाउट टू मूव किंवा जस्ट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन. इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनच होणार है सगळं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ा भी एंगल है तो वो ब्लॉक नीचे आता है. In presence of friction. Is called as angle of repose. कळलं का पण काय असतं अँगल ऑफ रिपोज? डेफिनेशन कामाची नाही, कन्सेप्ट कामाची.
मतलब ये इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे तो mg sin थीटा बढ़ेगा, कारण थीटाची व्हॅल्यू जी ना 0 to 90 बढ़ती है एंड कॉस की वैल्यू 0 to 90 क्या होती है, कम होती है। जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा एंड ये इंक्रीज होगा। एक सिचुएशन आएगी जब दोनों भी इक्वल रहेंगे तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिपोज, इसके बियॉन्ड एंगल बढ़ा तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कॉन्टैक्ट फोर्स, हो गए क्लियर। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा की कंसेप्ट वहाँ पे पूछी जाती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करो या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करो, तो उसके लिए हमें ये अप्लाई करना है। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन एंड रिलेटेड पार्ट। नाउ ओपन मॉड्यूल। कल 145 तक बोला था शायद, है ना। आगे दाखव पवन, त्या दिवशी घेतली होती तू मॉड्यूल? हम्म, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160। कल 145 तक हो गए थे, अभी 160 तक कंप्लीट करना है। 160 एंड रिमेनिंग जो पार्ट है दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। मतलब कल का लेक्चर जो है वो फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। देन ऑनवर्ड वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट सर्कुलर मोशन एंड एज पर कमिटमेंट सर्कुलर मोशन फिर से मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। बट डायनेमिक्स का जो पार्ट है जिसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, है ना, डेथ ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ जो देखा था, उसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, बाकी फ्रिक्शन का पार्ट जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल 160, मतलब 145 टू 160 कितने हो गए, 15। फक्त 15 एग्जांपलचा होमवर्क है आज। ठीक है, तो उतना कंप्लीट करके आओ। थैंक यू। काय काय